वेल हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, हाउ आर यू गाइज। हाँ, तो आज दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो ऑफ माय न्यू सीरीज इंटीग्रल कैलकुलस फॉर बीएससी मैथमेटिक्स। एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स और उनके क्लासिफिकेशन और कन्वर्जेंस के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अधिकतर पेपर में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बीएससी के। तो इस पे सारी थियरी है, आप ध्यान से समझिएगा जिससे हम आगे आराम से इसको लगा सकें। अगर कोई भी फंक्शन मिला है तो उसको हम बता सकें कि कन्वर्जेंस है या नहीं, ये किस प्रकार का मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है, इस प्रकार से हम मतलब समझ सकें, क्वेश्चंस को देखते ही समझ जाएं। तो आइए थियरी के बारे में चलते हैं। सबसे पहले हमको दिए गए हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। और हाँ गाइज, अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है हमारी तो आई टैब बटन आपको कॉर्नर पे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आइए फर्स्ट हेडिंग देखते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। तो पहला टॉपिक जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स किसे कहते हैं? जो प्रॉपर इंटीग्रल हो उसी का अपोजिट इम्प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर इंटीग्रल हम लोग ट्वेल्थ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज रायमन इंटीग्रल इफ। ठीक है, एक फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में अगर रायमन इंटीग्रल है तो अगर उसका डोमेन जो है वो इस प्रकार से होता है, एफ इज क्लोज इंटरवल, तो वो कहा जाता है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अगर f इज बाउंडेड ऑन ए बी, अगर ए बी में f जो है हमारा फंक्शन वो बाउंडेड है, ठीक है, इफ आइदर ए और बी और बोथ बिकम इनफाइनाइट, मगर अगर हमको ऐसे कोई दिए गए, मान लीजिए ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये मान लीजिए हमको दिए गए फंक्शन। ठीक है, अब ये इंटीग्रल दिया, अब इस इंटीग्रल में देखेंगे आप ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। ठीक है, ए टू बी, ये अपर लिमिट हो गई, ये लोअर लिमिट हो गई। तो अगर या तो ए या बी या फिर दोनों अगर इनफाइनाइट है, अगर ए इनफाइनाइट है फिर भी ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहा जाएगा। अगर बी इनफाइनाइट है फिर भी ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहा जाएगा। अगर दोनों इनफाइनाइट है फिर भी ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यही आसान भाषा में कहा गया है कि ए बी या दोनों अगर इनफाइनाइट है तो उन्हें हम कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल मतलब जो प्रॉपर ना हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड कन्वर्जेंस वो तो हो गई डिफिनेशन की बात। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल कितने प्रकार के होते हैं और उनका जितने भी प्रकार होते हैं उनको कैसे हम देखते हैं कि ये कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, कन्वर्जेंस है कि नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की क्लासिफिकेशन क्या है, कितने प्रकार की होती हैं। तो जो हमारा पहला प्रकार है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। पहले सबसे पहला काइंड जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, उसमें क्या है कि अ डेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड इफ आइदर ए और बी और बोथ आर इनफाइनाइट। अब इसका सिंपल से मतलब समझें तो वही ऊपर जो मैंने अभी बताया कि अगर हमको ये कुछ दिया गया है, हमको कोई फंक्शन दिया गया है, उसमें क्या है कि जो उसकी लिमिट है, जो इंटीग्रल की लिमिट है वो या तो ए या तो बी इनफाइनाइट है, यहाँ ए लिख दिए, या तो ए या तो बी दोनों इनफाइनाइट है या फिर दोनों इनफाइनाइट है। ए भी इनफाइनाइट हो सकता है या बी इनफाइनाइट हो सकता है या दोनों इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे को हम फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें तीन कंडीशन बनती है। अगर बी इनफाइनाइट है तो, अगर ए इनफाइनाइट हो तो, और अगर दोनों इनफाइनाइट हो तो कैसे कन्वर्जेंस हम निकालते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। इफ बी इज इनफाइनाइट, अगर बी जो हमारा है ये ऊपर वाला, अगर ऊपर अपर लिमिट हमारी इनफाइनाइट है, बी इनफाइनाइट है, तो कन्वर्जेंस अगर ज्ञात करना है कि ये हमारा फंक्शन जो है कन्वर्जेंस है कि नहीं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि बी को हम हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। बी की जगह हम टी को एक लेते हैं, टी को इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स कराते हैं, लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट टी अपॉन ए। अब बी को हमने रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ये मान जो हमने निकाला, ये नया मान, अगर ये एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट वैल्यू देता है, ये मान अगर एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट वैल्यू देता है तो ये हमारा फंक्शन कन्वर्जेंस होगा। फिर से एक बार समझते हैं। अगर अपर लिमिट हमारी बी जो है अपर लिमिट वो इनफाइनाइट है तो उसका कन्वर्जेंसी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको बी को हटा देते हैं, बी की जगह हम एक नया लिमिट टी रख देते हैं मान लीजिए, और टी टेंस टू
इनफाइनाइट बाद में रख देते हैं, पहले टी रख के उसका हम निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन, उसके बाद हम उसमें लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट पुट कर देते हैं, टी की जगह इनफाइनाइट पुट कर देते हैं। अगर उसका मान एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट होता है तो हम कहेंगे कि ये कन्वर्जेंस है। अगर लोअर लिमिट हमारी ए, जो लोअर लिमिट है ए, अगर वो इनफाइनाइट होती है तो उसकी कन्वर्जेंसी याद करने के लिए हम ए को मतलब रिप्लेस कर देते हैं टी से, और टी टेंस टू इनफाइनाइट कर देते हैं। जब टी से रिप्लेस करेंगे तो पहले टी को रख के हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें क्या करेंगे कि टी की जगह हम इनफाइनाइट को रख देंगे। अगर उसकी वैल्यू हमारी एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट आती है तो हम कहेंगे कि हाँ हमारा जो ए है वो कन्वर्जेंस है, मतलब जो हमारा फंक्शन है इस ए अगर इनफाइनाइट है तो कन्वर्जेंस है। ठीक है, अगर ये कंडीशन अप्लाई करती है, फॉलो करती है। ठीक है, इफ़ ए एंड बी बोथ आर द इनफाइनाइट, अगर हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों हमारी जो इनफाइनाइट है, अगर तो अब दोनों हैं तो इसमें क्या होगा कि दोनों करना पड़ेगा हमको, ए और बी दोनों को मतलब हटाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम रिप्लेस करते हैं सी से, सी कोई रियल नंबर है तो क्या करते हैं, जैसे ये हमारा है और दोनों इनफाइनाइट हैं, ये फंक्शन है दोनों इनफाइनाइट है, तो क्या करेंगे एक बार बीच की कोई एक इंटरवल लेंगे, उसको सी मानेंगे, सी कोई रियल नंबर है, क्या करेंगे पहले माइनस इनफाइनाइट टू सी करके निकालेंगे, फिर सी टू इनफाइनाइट करके निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो पहले माइनस इनफाइनाइट टू सी करके इसका मान निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे सी टू इनफाइनाइट करके निकालेंगे मान, उसके बाद क्या करेंगे लिमिट में मान रख देंगे। अब क्या है कि अब ये माइनस इनफाइनाइट को टी मान लेंगे, रिप्लेस करेंगे, हमने पहले कहा कि इनफाइनाइट को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करेंगे T1 और T2 से। ठीक है, तो T1 की जगह अब यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे T1 हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन निकाल के उसके बाद T1 की जगह इनफाइनाइट रख देंगे, और प्लस में यहाँ पे T2 है और यहाँ पे C है, इसका इंटीग्रेशन निकाल के यहाँ पे T2 की जगह इनफाइनाइट रख देंगे, जो आएगा उसमें अगर वो इन दोनों का मान जोड़ने पर एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट आता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये कन्वर्जेंस है। ठीक है, ये फंक्शन कन्वर्जेंट है। आइए सेकंड टाइप पे चलते हैं कि व्हाट इज द सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ओके, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड क्या होता है ये देखते हैं। इफ ए एंड बी आर फाइनाइट, अगर हमारी लिमिट्स जो हैं वो तो फाइनाइट हैं, बट एफ जो हमारा फंक्शन एफ है, एफ हैज़ वन और मोर पॉइंट टू इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब क्या है ये पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी किसे कहते हैं? अब आप पूछेंगे कि सर पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहते किसे हैं? अब मान लीजिए हमको एक फंक्शन मिला है, इस फंक्शन में इन दोनों लिमिट के बीच में, इन दोनों के बीच में हमको कोई ऐसा मान है जो इस फंक्शन में रखने पर हमको इनफाइनाइट मान मिलता है। जैसे इन दोनों के बीच में हमको एक मिलता है, वन में से वन मतलब माइनस होगा तो जीरो आएगा, जीरो का स्क्वायर मतलब ये हमको इनफाइनाइट देता है। ठीक है, भाग होने पर। तो अब ये हमारा फंक्शन अगर इस इंटरवल में किसी भी मान के बीच में, इस इंटरवल के बीच में किसी भी मान से अगर हमारा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है तो कहेंगे कि ये सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी लिमिट्स हैं, लिमिट्स तो मतलब डेफिनिट होती हैं, मतलब लिमिट्स फाइनाइट होती हैं, लेकिन जो हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन किसी न किसी वैल्यू पे वो क्या हो जाता है, हमारा इनफाइनाइट हो जाता है। तो उस इनफाइनाइट वैल्यू जिस पे आती है, मान लीजिए जो वन है, इसी वन को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, कि मतलब वन रखने पे ये क्या हुआ, इनफाइनाइट हो गया, तो वन को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है। अब आइए थर्ड काइंड पे, तो नहीं पहले इसका कन्वर्जेंस देख लेते हैं कि कैसे कन्वर्जेंस इसका निकालते हैं अगर सेकंड काइंड का है तो। अब क्या होगा, अगर ए बी द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अब जो उसका अपर लिमिट है अगर उसे रखने पर हमारा जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट दे देता है, तो उसे कहेंगे ना ए बी द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हमारा ए जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो उसको कन्वर्जेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ए को ए प्लस एच रखेंगे, प्रॉपर ए नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर प्रॉपर ए रखेंगे तो फिर वो डिसकंटिन्यूट मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा और हमारा फंक्शन जो है इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ए प्लस एच रखेंगे और एच को टेंस टू जीरो प्लस पे टेंस टू कर देंगे, लिमिट रख देंगे। तो अब क्या होगा, इसका जो मान आएगा वो अगर एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट होता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये वाला कन्वर्जेंट है, ये फंक्शन हमारा कन्वर्जेंट है। अगर बी हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे
वहाँ पे ए प्लस एच रखे थे, यहाँ पे बी माइनस एच रखेंगे, बी से थोड़ा सा कम मान लेंगे, तब हमारा फंक्शन जो होगा एक वैल्यू देगा। उस वैल्यू को हम लिमिट में रखेंगे, h टेंस टू 0 माइनस, इस लिमिट में रखेंगे। अगर ये वाला मान हमारा एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट आता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये हमारा फंक्शन कन्वर्जेंट है। और अगर दोनों ए एंड बी दोनों क्या है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ए और बी दोनों पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, तो क्या करेंगे हम एच को एक बार 0 प्लस और एक बार 0 माइनस दोनों की तरफ टेंड्स कराना है। अब इसमें क्या होता है कि हमको पहले ए प्लस एच रखेंगे और यहाँ पे ऊपर सी रखेंगे, एक बार बी माइनस एच रखेंगे, यहाँ पे सी रखेंगे। अब ए माइनस ए प्लस एच बी माइनस एच क्यों रख रहे हैं इसे आप जानते हैं, क्योंकि प्रॉपर ए और बी रखेंगे तो ये हमारा मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इसमें जोड़ते हैं, इसमें थोड़ा सा घटाते हैं, थोड़े थोड़े लिमिट में कमी और बढ़ाते हैं, जो कि 0 के बराबर होती है, h टेंस टू 0। उसके बाद अगर इन दोनों का मान निकालने पर हमारा एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट आता है तो कहेंगे कि हमारा ये कन्वर्जेंट है। आइए एक बोनस में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। अगर एक एग्जाम्पल है तो ये एक बार फिर से समझ लीजिए, एग्जाम्पल बाद में देखते हैं, पहले इसे फिर से समझ लीजिए क्योंकि थियरी है ये कम समझ में आती है। अगर ए हमारा कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो हमको ए को रिप्लेस करना है, बी अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो हमको बी को रिप्लेस करना है, और अगर दोनों हैं तो हमको ए और बी दोनों को रिप्लेस करना है। और दोनों को रिप्लेस करने के बाद उनका इंटीग्रल निकालते हैं। इंटीग्रल निकालने के बाद हम जिससे रिप्लेस किए हैं उसको टेंस टू 0 प्लस 0 माइनस रख देते हैं। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमारी एग्जिस्ट और फाइनाइट आती है तो हम कहेंगे कि हाँ ये हमारा कन्वर्जेंस है, नहीं तो डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल में देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट x की पावर -3 dx, देन वैल्यू ऑफ s, यहाँ पे s की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसी को हल करना है। तो क्या है, ये फर्स्ट काइंड की है, हमको पता है क्योंकि इसकी अपर लिमिट जो है वो इनफाइनाइट बता रही है, तो ये फर्स्ट काइंड की है। अब इसको हम हल करते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, यहाँ पे क्या होगा, x एक घात जुड़ती और नीचे भाग हो जाती है, x -3 + 1 -3 + 1। ठीक है, तब इसको करेंगे तो ये क्या होगा, 1/-2 हो जाएगा। 1/-2 को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया x की पावर -2। x की पावर -2 को हम 1/x² लिख सकते हैं, और इसका लिमिट जो हो गया इनफाइनाइट टू 1 हो गया। ठीक है, अब ये लिमिट बार बार में इसमें रख देते हैं, 1/2 बाहर ही है। अब इसमें एक बार इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, एक बार मतलब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट रखेंगे तो ये मान हमारा जो है 0 और ये जो मान हमारा 1 है, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 ही आएगा। तो s का मान इस प्रकार से हमको निकल गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को और इसके अलावा जितने भी मैंने कंटेंट आपको दिए हैं मैथमेटिक्स के, सब आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयर करने से आपको और आपके दोस्तों को बहुत फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, पेपर में बहुत ईजिली आप इसे निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन, डेरिवेशन अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई थियरम आपको समझ में नहीं आती है, तो आप उसे कमेंट कर दीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ये बात तो हम हर वीडियो में कहते ही कहते हैं कि आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।